किसी और का कोई डाउट है? ओके, थैंक यू। थैंक यू। कोई और डाउट है किसी का? नहीं सर। चलो थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। तो रिकॉर्डिंग के लिए मैंने आपको बताया लास्ट डे आपका पोर्टल क्रिएट हो गया है। मैंने देखा कुछ 14-15 स्टूडेंट्स अराउंड एडेड टू दैट पोर्टल। बाकी धीरे धीरे आप ऐड हो जाएंगे। अगर आप अभी तक नहीं ऐड हुए, मान लो आपको एक्सेस नहीं मिला है पोर्टल का, तो आप एक बार केआर टीम को रीच आउट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इस सब में। मैं वीडियो अभी इस सेशन के जस्ट बाद दोनों अपलोड कर दूंगा, डे 1 वाली भी एंड डे 2 वाली भी। तो आप रिकॉर्डिंग वहां से, अगर आपके लास्ट डे सेशन मिस हुआ था तो वो आप वहां से आराम से देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो भी डाउट्स होंगे उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद हम कल वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे आराम से। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हम कौन सा एडिटर यूज करने वाले हैं पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए, हम उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज करेंगे। देखो, दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग एडिटर स्पेसिफिक नहीं होती, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, या कोई भी प्रोग्रामिंग हो। एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपके कोड को एडिट और रन करने के लिए। अब जैसे मान लो मेरे पास में 4 अलग अलग कंपनियों ने सॉफ्टवेयर बना के दिए, हर कंपनी आपको एक नया कुछ फीचर प्रोवाइड करेगी, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं पहले एडिटर में काम कर रहा हूं तो मुझे वहां पाइथन का प्रोग्राम अलग लिखना होगा टू डू ए स्पेसिफिक टास्क, और अगर मैं दूसरे एडिटर में काम कर रहा हूं तो मुझे वहां कोई और कोड लिखना पड़ेगा। मतलब मान लो मैं अगर पाइचाम में हूं तो मुझे अलग कोड लिखना पड़ेगा एक फाइल रीड करने के लिए, या मैं एक विजुअल स्टूडियो में हूं तो मुझे अलग काम करना पड़ेगा, या जुपिटर में हूं तो एक अलग कोड लिखना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी एडिटर पे काम करो, आपको सेम ही कोड लिखना है, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग एंड योर प्रोग्राम इज नॉट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। आप आज अगर जुपिटर नोटबुक पे कोड लिख रहे हैं, वही कोड को अगर आप कॉपी करेंगे तो वही सेम कोड आपका पाइचाम पे भी रन होगा, और वही आपका एक विजुअल स्टूडियो पे भी रन होगा। तो प्रोग्राम इज नॉट एडिटर डिपेंडेंट। इसलिए आप अपने माइंड में इस क्वेश्चन को निकाल दें कि मैं कौन से एडिटर पे काम करने वाला हूं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं कौन से एडिटर पे सीखने वाला हूँ, और इससे मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आगे जाके कौन सा एडिटर। एडिटर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मुझे हार्डली 30 मिनट लगेगी उसको सीखने में कि वो कैसे काम करता है। वहां पे मेन्यू, जैसे यहाँ पे फाइल बनाने का क्या तरीका है, फाइल को रन करने का क्या तरीका है, वही सेम एक विजुअल स्टूडियो में क्या तरीका है, पाइचाम में क्या तरीका है, बस इतना सीखना है। प्रोग्रामिंग उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं सीखनी, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जस्ट फॉर दैट क्लियरिटी। अब देखो, विजुअल स्टूडियो अगर आप यूज कर रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो में सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि आप वहां पाइथन फाइल पे भी काम कर पाते हैं और जुपिटर नोटबुक फाइल पे भी। अब जुपिटर नोटबुक क्या फाइल होती है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पाइचाम में आप सिर्फ पाइथन फाइल पे ही काम कर पाते हैं, और एक अलग से जुपिटर नोटबुक भी होता है हमारे पास जिस पे भी हम काम कर पाते हैं। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी एडिटर प्रेफर कर सकते हैं। मैं इस टाइम पे जो एडिटर प्रेफर कर रहा हूं वो है जुपिटर नोटबुक। अब मैं क्यों ये प्रेफर कर रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जुपिटर नोटबुक बनाया गया उन लोगों के लिए जो डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस वगैरह पे काम करते हैं। तो ये एक इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली हैंडल कर पाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम कोई डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर हम जुपिटर नोटबुक क्यों यूज कर रहे हैं? हमने पाइचाम क्यों नहीं यूज किया, या हमने पाइथन फाइल पे क्यों नहीं काम कर रहे? तो देखो, पाइथन फाइल पे जब हम कोड लिखते हैं, जैसे ये मान लो आपकी py फाइल है, तो जब आप पाइथन फाइल पे कोड लिखते हैं तो इसका आउटपुट दूसरे विंडो पे आता है जिसे हम सेल बोलते हैं। तो जब आप py फाइल को रन करोगे देन आउटपुट विल बी ऑन ए डिफरेंट विंडो। अगर मैं आपको शेयर करता हूं तो मैं आपको सिर्फ py फाइल शेयर कर पाऊंगा, ये जो दूसरी विंडो पे क्या आउटपुट आया था ये मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल से दिखाऊं, तो मान लो मेरे पास कोई भी एक पाइथन फाइल है। फॉर एन एग्जांपल लेट्स सी इफ आई हैव एनी py फाइल क्रिएटेड। देखिए देखो, ठीक है,
ये एक मॉड्यूल है, मान लो गेट मॉड्यूल है। आई हैव वन फंक्शन क्रिएटेड इन्फो एंड आई एम सपोज कॉलिंग दिस एज इन्फो। कोड क्या लिखा है उसको आप छोड़ दो। मान लो मैंने इसमें कुछ कोड लिखा है और मैं जब इसको रन करूंगा तो आप पाओगे कि आउटपुट एक पाइथन सेल विंडो पे आ रहा है। ये एक पीवाई फाइल है, चाहे आप पाइचाम में काम करें या कहीं भी, आप पाइथन फाइल में कोड लिखते हैं, आउटपुट दूसरे विंडो पे आता है। तो मैं आपको सिर्फ पीवाई फाइल दूंगा तो आपके पास सिर्फ कोड जाएगा, ये आउटपुट और ये सब चीजें नहीं जाएगी। लेकिन आप देखेंगे अगर मैं जुपिटर नोटबुक जो भी आपको दिखाऊं, ये प्रीवियस सेशन का है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कोड है और ये इसका आउटपुट है, आप देख पाएंगे। तो एक ही फाइल में आपको कोड भी मिलेगा, उसके आउटपुट भी मिलेंगे, ग्राफ भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। मतलब हमने क्या प्रोग्राम लिखा, उसका क्या आउटपुट आया, उसकी कमेंट, जो भी मैं आपको नोट्स लिखूंगा सेशन के बीच में, क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, या जो भी नोट्स में सेशन के बीच में लिखूंगा, या जो भी कमेंट्स में सेशन के बीच में लिखूंगा, वो भी मैं इसी फाइल में लिख पाऊंगा। So same file can contain comments, notes, and same file can contain the code part, same file can contain the output as well. जब मैं इस फाइल को आपको शेयर करूंगा तो आपको एक ही फाइल में कोड भी मिलेगा, उसका आउटपुट भी मिलेगा, कमेंट भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये मेरा रीजन है स्पेसिफिक टू यूज जुपिटर नोटबुक। अदरवाइज ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं जुपिटर नोटबुक ही क्यों यूज कर रहा हूं। हम यहां से वही कोड जो हमने अभी पाइथन फाइल में लिखा था, अगर आप देखोगे यही कोड अगर कॉपी करके हम यहाँ लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करना, सिर्फ यहाँ, तो आप देखेंगे वही आउटपुट जो हमें यहाँ पे आ रहा था, वेलकम टू केआर नेटवर्क, आप देखेंगे यही आउटपुट हमें यहाँ आ रहा है। लेकिन यहाँ कोड और आउटपुट एक ही फाइल में है, वहां कोड अलग है और आउटपुट अलग है। तो अगर मैं फाइल शेयर करूंगा तो सिर्फ कोड जाएगा, आउटपुट नहीं जाएगा। दिस इज स्पेसिफिक रीजन टू यूज द जुपिटर नोटबुक। ठीक है, सो आपके माइंड में से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हम जुपिटर नोटबुक को यूज कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि हम ये कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहले हम बात करेंगे उन सिस्टम्स की जहां पे आपको GUI अवेलेबल है, यानी कि विंडो हो गया या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिर मैं आपको CLI का समझाऊंगा, क्योंकि CLI पे जुपिटर नोटबुक नहीं हो सकता, वहां हम VI एडिटर से काम करेंगे। तो वहां कैसे करेंगे, कैसे कोड लिखेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो भी देखेंगे। तो जुपिटर नोटबुक डिस्ट्रीब्यूटर है, अ, एक एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूटर है, सॉरी, पाइथन का। तो ये एनाकोंडा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है पाइथन का। आप स्किप करेंगे रजिस्ट्रेशन को, आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। Let me go back to one step and let me send this link to you. तो आपको स्किप करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करने की जरूरत है। आप देखेंगे यहाँ विंडो के लिए हम डाउनलोड कर सकते हैं, मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक वन क्लिक में, इवन एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है, प्लीज म्यूट कर लो, किसी के पीछे से आवाज आ रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पाइथन 3.12 मुझे इसके साथ ऑटोमेटिकली मिलता है। मतलब अगर मैं एनाकोंडा डाउनलोड करता हूं तो मुझे पाइथन उसके साथ ऑटोमेटिकली मिलेगा, मुझे उसके लिए अलग से पाइथन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्राफिकल इंस्टॉलर डाउनलोड करें, ना कि कमांड लाइन। ग्राफिकल में आपको एक GUI बेस्ड एप्लीकेशन मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू योर OS आप यहाँ से एनाकोंडा डाउनलोड करेंगे। एनाकोंडा वन क्लिक में इंस्टॉल होता है, उसमें आपको कोई सेटिंग, कोई यूजर नेम, कोई पासवर्ड, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। डाउनलोड होगा फाइल, आप उस पर क्लिक करेंगे, वो इंस्टॉल होगा। तो जब आपका एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको एक एप्लीकेशन दिखेगी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विच विल बी एनाकोंडा नेविगेटर। जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, ऐसे ही आपको एनाकोंडा नेविगेटर देखने को मिलेगा। जब आप एनाकोंडा नेविगेटर एप्लीकेशन को ओपन करोगे तब फिर आपको ये विंडो दिखाई देगी। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे एडिटर्स हैं।
यहाँ पे आपको पाईचार्म भी देखने को मिलेगा, स्पाइडर भी देखने को मिलेगा, हेलो सर, आप जुपिटर नोटबुक भी देखने को आवाज ना मिलेगा। डिस्ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज सबके लिए ब्रेक हो रही है क्या? नहीं, We are no, good. we are getting clear. नहीं सेंड पे तो किसी का एक्चुअली अनम्यूट है तो इसलिए बैकग्राउंड आ रहा था। बैकग्राउंड भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। चलो वापस आते हैं। तो अगर आपको वॉइस ब्रेक हो रही, हो सकता है आपकी तरफ से नेटवर्क इश्यू, एक बार रीजॉइन कर सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। तो आप जुपिटर नोटबुक से हमें रिलेशन है, बाकी के एडिटर्स हमें नहीं यूज करने हैं। और आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेब बेस्ड इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग नेटवर्क एनवायरनमेंट। वेब बेस्ड का मतलब है ये एक वेब ब्राउजर में रन होता है। एडिट एंड रन ह्यूमन रीडेबल डॉक्स व्हाइल डिस्क्राइबिंग द डेटा एनालिसिस। सो दिस जुपिटर नोटबुक इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इन योर वेब ब्राउजर। अब चाहे वो आप क्रोम यूज कर रहे हैं या फायरफॉक्स या फिर एज या सफारी, कोई भी एक ब्राउजर में हम इसको ओपन कर सकते हैं। एंड इट डजंट रिक्वायर एनी नेटवर्क कनेक्शन, क्योंकि आप देखेंगे ये लोकल होस्ट पर रन हो रहा है प्लीज, ठीक है। तो हमें इसके लिए कोई नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ से लॉन्च करूंगा जुपिटर नोटबुक को, ये मेरे डिफॉल्ट ब्राउजर में जाके होम पेज ओपन करेगा। और इस होम पेज में अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में टॉप पे हमें ये एक न्यू का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ न्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एक पाइथन 3 का ऑप्शन दिखाई देता है। जब आप इस पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे तब एक जुपिटर नोटबुक फाइल क्रिएट होती है। इसे हम जुपिटर नोटबुक फाइल बोलते हैं। और जुपिटर नोटबुक फाइल की जो एक्सटेंशन होती है अगर आप देखेंगे तो ये IPYNB फाइल होती है। जैसे पाइथन फाइल की एक्सटेंशन .py होती है, ऐसे ही जुपिटर नोटबुक फाइल की एक्सटेंशन IPYNB होती है। ये py फाइल नहीं, इसीलिए इसको पाइथन फाइल ना बोल के हम जुपिटर नोटबुक फाइल बोलते हैं। इसे हम लोग सेल बोलते हैं जुपिटर नोटबुक की भाषा में। और यहाँ जो भी कोड हम लिखेंगे उस कोड को रन करने के लिए एक शॉर्टकट होता है, एंड दिस शॉर्टकट इज शिफ्ट प्लस एंटर। ये जो हैज है ये कमेंट करने के लिए यूज होता है, यानी कि ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये कोड नहीं है, ये कमेंट है। जैसा मैंने बताया कि शिफ्ट प्लस एंटर से हम इस सेल को रन कर सकते हैं। तो मैंने इसको रन किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आया। इस तरीके से हम, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि हम एनाकोंडा डाउनलोड करें और वहां से हम लॉन्च करें जुपिटर नोटबुक को। ये सबसे पहली पॉसिबिलिटी है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी में, भाई मान लो मैं एक ऑफिस का लैपटॉप यूज कर रहा हूं और कई बार आप देखते हैं कि हमें ऑफिसेज अलाउड नहीं करती हैं कोई एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो रिलेटेड नहीं है, मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन मैं डाउनलोड नहीं कर सकता लैपटॉप पे। तो फिर आप अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो एक गूगल कोलैब करके ये गूगल आपको डिफॉल्ट वेब सर्वर पे आपको जुपिटर नोटबुक प्रोवाइड करता है। और इसके लिए आपको कोई भी डाउनलोडिंग या इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। आप सीधा गूगल पे सर्च करें गूगल कोलैब, जो भी पहला लिंक आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे। लेकिन आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। अगर आप जीमेल आईडी से लॉगिन नहीं होगे तो फिर आपको वो जीमेल से लॉगिन करने के लिए बोल सकता है। तो आपको ये फर्स्ट पेज दिखाई देगा, आप देखोगे मैं यहाँ लॉग्ड इन हूँ। यहाँ फाइल में आप जाओगे तो एक न्यू नोटबुक बनाने के लिए बोल रहा है। ओपन का मतलब है कि कोई एक नोटबुक बनी हुई है, हम उसको ओपन करने की बात कर रहे हैं। और अपलोड का मतलब है कि एक लोकल पे कोई नोटबुक रखी हुई है, जैसे मान लो मैंने आपको शेयर की, आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप एक अपलोड कर सकते हैं लोकल सिस्टम से। सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन अपलोड, इट विल गिव यू सम ऑप्शन टू ब्राउज आइदर फ्रॉम योर लोकल और आइदर फ्रॉम गूगल ड्राइव और फ्रॉम गिटहब, कहाँ से आपको फाइल चाहिए ब्राउज में। मैं अगर करूंगा तो मैं लोकल से सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड अपलोड कर सकता हूँ, उसको यूज कर सकता हूँ। तो हम नई नोटबुक बनाएंगे। ये सेम जुपिटर नोटबुक फाइल है जो अभी मैंने आपको लोकल सिस्टम पे दिखाई, इसमें और उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस फर्क इतना है कि वो मेरे लोकल सिस्टम पे रन हो रही है और ये गूगल पे रन हो रही है, बस इतना फर्क है। बाकी का और कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे ये भी एक IPYNB जुपिटर नोटबुक फाइल है। और यहाँ भी सेम कमांड्स रहेंगी, रन करने का वही शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एंटर, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैं जैसे शिफ्ट प्लस एंटर करूंगा ये नेटवर्क कनेक्शन के अकॉर्डिंग
कुछ कपल ऑफ सेकंड्स ले सकता है आउटपुट देने में, क्योंकि ऑब्वियसली ये कमांड जाएगी और सबमिट होगी, एग्जीक्यूट होगी, फिर रेस्पॉन्स वापस आएगा. सो इट मे टेक सम कपल ऑफ सेकंड, एंड फर्स्ट टाइम में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है बिकॉज इट वाज कनेक्टिंग टू द सर्वर. नाउ इट इज कनेक्टेड टू द पाइथन सर्वर, यू कैन सी, एंड आई एम गेटिंग हेलो. बट सेकंड टाइम जब मैं रन करूंगा तो विल नॉट टेक दैट मच टाइम जितना इसने फर्स्ट टाइम लिया था. तो हम अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं एनाकोंडा, तो हम गूगल पे जाके भी कोड लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. इस फाइल को आप ड्राइव पे जाके सेव कर सकते हो, आप इसे गिटहब पे जाके सेव कर सकते हो, या फिर आप इसे अपने लोकल सिस्टम पे भी डाउनलोड करके रख सकते हो, इस जुपिटर नोटबुक फाइल को जो आप गूगल पे बना रहे हो. तो ये दो ऑप्शन है. अभी मैं CLI बेस्ड आऊंगा. ये दो ऑप्शन है जहां आप जुपिटर नोटबुक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है अभी किसी का? तो जो जुपिटर पे हम प्रोग्राम लिखेंगे वो ऑटो सेव होंगे, ऑटोमेटिकली सेव होता है. वैसे बट आप यहाँ पे देखेंगे सेव नहीं फाइल होंगे. का नाम है ये अनटाइटल्ड 42 करके आ रहा है, तो आप जस्ट इसे रीनेम कर सकते हैं यहाँ से. जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इसका अनटाइटल्ड 36 आ रहा है, तो आई कैन गिव इट ए नेम लाइक पाइथन क्लास 1 समथिंग लाइक दैट. आई कैन गिव ए नेम एंड विल सेव, रीनेम दिस फाइल विल बी ऑटोमेटिकली सेव. कहाँ बट जाके कोलैब सेव पे होगी वो आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं. जैसे आप देखेंगे तो ये कहाँ जाके सेव होगी वो आप लोकेशन देख पाएंगे, जुपिटर की डिफॉल्ट लोकेशन. बट बाय गूगल जो आपने बताया उसमें ऑटोमेटिक सेव नहीं, वहाँ पर नहीं हमें पाथ रहेगा. देना पड़ेगा, सेव देना करना पड़ेगा, राइट? हाँ. हाँ, तो आप जैसे लॉगिन करेंगे ना गूगल से, जीमेल से, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइव में जाके सेव हो जाएगी. अच्छा, ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा सेव ऑटोमेटिकली. हो जाएगा ऑटोमेटिकली. निशान, मेरा क्वेश्चन है, इस फाइल का एक्सटेंशन अगर आप चेंज करके पीवाई लिख दे तो वो तो एक्सेप्ट नहीं काम करेगा करेगी, कि नहीं करेगा, नहीं करेगा. जुपिटर नोटबुक फाइल अलग होती है और पाइथन फाइल अलग होती है. मैं आपको पाइथन फाइल दिखाऊंगा अभी. नहीं नहीं, डॉट पीवाई होता है उसका एक्सटेंशन, बट अगर मान लीजिए कि मैंने जुपिटर नोटबुक पे कोई काम किया, हम्म, नाउ आई नीड टू एग्जीक्यूट इन स्पेसिफिक पाइथन एनवायरनमेंट, तो मुझे पीवाई फाइल ही चाहिए. तो चाहिए उसके पी लिए फिर मुझे क्या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट कुछ करना पड़ेगा, शॉर्टकट है? बिल्कुल. ओके. क्योंकि ये बैकएंड में जुपिटर नोटबुक फाइल को अगर आप डेटा देखोगे, इट विल मेंटेन द डेटा इन जेसन फॉर्मेट एक्चुअली. So if you will convert this file into Python file, the data will be in JSON way and will not be in executable, even will not be in readable format. So there is a option, even we have to download this file as py, but if I will download this file as py file, this is not going to work because the data will be in JSON आउटपुट. format. तो वो मुझे ना समझ में आएगा और ना ही मैं उसे एग्जीक्यूट कर पाऊंगा. तो इसलिए द बेस्ट वे इज कि सो हम इट्स कॉपी गुड पेस्ट फॉर करें. प्रैक्टिस, यू कैन या से. ऑब्वियसली the good for sharing the data means the program and the output and needs with you. Just the reason I am using Jupyter Notebook. मैं अपने यहाँ भी Jupyter Notebook पे का नहीं काम करता. ऑटोमेशन में मैं अपने यहाँ Python फाइल पे काम करता हूँ, और लेकिन जब मैं डेटा साइंस में काम करता हूँ तो फिर मैं Jupyter Notebook पे काम करता हूँ. तो मैं दोनों Python फाइल और Jupyter दोनों यूज करता हूँ. जो ऑफिस में यूज होता है वो कौन सा होता है? ऑफिस में विजुअल स्टूडियो यूज होता है. पाइथन फाइल पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं. डिपेंड करता है आपको क्या एनवायरनमेंट मिला हुआ है. अब जैसे मेरा डेव में मुझे जुपिटर विजुअल स्टूडियो का एक्सेस है, लेकिन अगर मैं बात करूं आईटी में, मेरे पास में विजुअल स्टूडियो नहीं है. वहां फिर CLI चला जाता है पूरा का पूरा. तो फिर मुझे एक पुटी से कनेक्ट करके फाइल को एक्सेस करके तब फिर मैं एडिट और रन करता हूं उसको, अगर आईटी में मुझे कोई डायरेक्ट चेंजेस करने हैं कभी. ठीक है. तो ये टोटली डिपेंड करता है सर, आपको क्या मिला हुआ है आपके ऑफिस में एडिटर, आप उसी पे काम करते हैं. ये विजुअल स्टूडियो है. विजुअल स्टूडियो में हम यहाँ से एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं. आप जुपिटर नोटबुक के लिए सर्च करेंगे एक्सटेंशन के लिए, और आप यहाँ से जुपिटर नोटबुक एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको अलग से एनाकोंडा या फिर जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप यहीं से जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करके एक्सटेंशन ऐड ऑन कर सकते हो. ये विजुअल स्टूडियो सर उसका जो SSIS वगैरह के लिए यूज होता है उसी वही है? सेम प्रोग्रामिंग के लिए. तो यहाँ से आप पाइथन फाइल भी बना सकते हैं. एंड आप देखेंगे यहाँ से मुझसे कह रहा है कि क्या आपको टेक्स्ट फाइल बनानी है या पाइथन फाइल बनानी है या जुपिटर नोटबुक फाइल बनानी है.
तो मैं यहाँ से एक जुपिटर नोटबुक फाइल भी बना सकता हूँ, पाइथन फाइल भी बना सकता हूँ। आप देखेंगे मैंने जुपिटर नोटबुक फाइल, एक्सटेंशन सेम है, और आप देखेंगे वही सेल है, वही कोड लिखेंगे, वही शॉर्टकट रहेगा। मतलब आप देख रहे हैं जुपिटर नोटबुक के अलग अलग एक्सेस करने के सिर्फ तरीके हैं। बाकी का आप देखो, मैंने कहीं कोड में कोई चेंजेस लिखा नहीं ना। अगर ये तो एक सिंपल प्रिंट है, अगर मैं एक बहुत बड़ा कोड भी लिखता तो भी मुझे उसमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते। सो इट्स जस्ट अबाउट द सॉफ्टवेयर, नॉट अबाउट द पाइथन प्रोग्राम, इट neither related to anything to the Python program. अब मैं आपको लेके चलता हूं, अगर आप प्योरली टर्मिनल पे काम कर रहे हैं, आपके पास कोई भी एडिटर का एक्सेस नहीं है, तो अगर मेरे पास में GUI नहीं है तो ऑब्वियसली कोई एडिटर नहीं, फिर मैं एक PY फाइल पे काम करूंगा, फिर मैं एक जुपिटर नोटबुक फाइल पे काम नहीं करूंगा। मुझे जहां भी फाइल क्रिएट करनी है, या तो मैं फाइल बनाते टाइम लोकेशन दे सकता हूँ, या पहले मैं लोकेशन पे मूव करके फिर फाइल बना सकता हूँ। तो मैं एक तो सर लोकेशन मैं पे पूछा था इंस्टॉलेशन वगैरह कब सिखाओगे आप? इंस्टॉलेशन कब करना है, कैसे करना है, आइडिया नहीं है ना। कौन सा इंस्टॉलेशन? पाइथन जुपिटर ये सब पता नहीं अभी ना, तो कैसे दिखाया करेंगे मैंने, इसको? अभी तो दिखाया आपको कहाँ से डाउनलोड नहीं, मैं करना है। थोड़ा लिंक 10-20 पे हुआ था जॉइन। क्या कह रहे हो सर? मैं 10-20 पे जॉइन हुआ था, तो उसके वजह से मुझे देख नहीं पाया था। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं देखी। एक लिंक मैंने भेजा हुआ है चैट में, अगर आपको दिख रहा हो तो इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप एनाकोंडा डाउनलोड कर पाओगे। इसमें इंस्टॉलेशन के लिए आपको कोई यूजर नेम पासवर्ड कुछ नहीं देना, आप जैसे ही क्लिक करोगे वो 1 क्लिक में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, चैट पे कोई लिंक नहीं दिख रही है। मैं दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, आपने हो सकता है बाद में ज्वाइन किया होगा। विनय मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, सो आई हैव वन डायरेक्टरी हियर। निशांत, आप बाकी क्या क्या ट्रेंड देते हैं एक्सेप्ट दैट? डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड पाइथन। एंड पाइथन। ओके, सो ये इसे छोड़ दो आप, मुझे फाइल कहाँ बनानी थी, मैं बेसिकली उस लोकेशन पे गया हूँ पहले। तो मैं वी एडिटर से फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। कोई भी नाम रख लेते हैं फाइल का, python class1.py। we will create one py file, edit mode में, the code will be same, nothing will change। welcome to kr team। सेव करेंगे, एग्जिट करेंगे। अब देखो रन करने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर नहीं भी बताया तो पुरानी मशीन पे अगर आप देखेंगे तो, मतलब पुराना मतलब रेल 7 की अगर मैं बात करूं या 7.5 तक की बात करूं, तो वहां आपको पाइथन 2 देखने को मिलता है। और लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि पाइथन 2 में और 3 में कंपैटिबिलिटी नहीं है। पाइथन 2 का सिंटेक्स अलग होता है, पाइथन 3 का सिंटेक्स अलग होता है। तो जब आप सिर्फ पाइथन कमांड लिखते हैं तो वो पाइथन 2 को पॉइंट आउट करता है। तो अगर वहां पाइथन 2 होगा तो वो आपको एरर नहीं देगा, मतलब फिर वो आपके पाइथन प्रोग्राम को पाइथन 2 के थ्रू रन कर रहा है, तो फिर आपको प्रोग्राम में एरर आएगी। लेकिन अगर वहां पाइथन 2 इंस्टॉल्ड ही नहीं है, जैसे मान लो अभी हम नए वर्जन्स की बात करें, अगर वहां पाइथन 2 है ही नहीं, पाइथन 3 है, तो पाइथन कमांड फिर वहां आपको एरर देगी, फिर पाइथन कमांड नहीं काम करती। फिर हम यूज करते हैं पाइथन 3 कमांड। पाइथन 3 यहाँ स्पेसिफाई करता है पाइथन 3 को, जो भी आपका पाइथन 3 का वर्जन है। अब अगर मान लो पाइथन 3 के आपने 2 वर्जन इंस्टॉल किए हुए हैं एक ही सिस्टम पे, पाइथन 3.6 और 3.9 मान लो आपके पास दो हैं, तो अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप किसके थ्रू रन कर रहे हो, पाइथन 3.6 के थ्रू या 3.9 के थ्रू? तो अगर आप 3.6 ऐसे जस्टिफाई करते हैं तो वो पाइथन 3.6 हुआ, और अगर आप 3.9 लिखते हैं तो फिर वो पाइथन 3.9 हुआ। लेकिन अगर दो नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो आपको पाइथन 3.6 या 3.9 नहीं, सिर्फ पाइथन 3 लिखने की जरूरत है। एंड देन फाइल का नाम, एंड हम रन करेंगे एंड हमें आउटपुट मिलेगा। तो पाइथन 3 कमांड हम यूज करते हैं लिनक्स पे और उबंटू पे, जिस भी आप ओएस पे काम कर रहे हैं।
विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम सिर्फ पाइथन कमांड लिखते हैं। अगर मैं विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर रहा हूं इसी फाइल को, पाइथन फाइल को, आप एक सीएमडी से पाइथन इंस्टॉल करने के बाद अपने सिस्टम पे वहां से भी रन कर सकते हैं। तो अगर मैं वहां से रन कर रहा हूं तो मैं सिर्फ पाइथन कमांड लिखूंगा। विंडोज में पाइथन कमांड यूज होती है और लिनक्स में पाइथन 3 कमांड यूज होती है। ये आप याद रखेंगे बस। जब हम रन करेंगे तो आउटपुट आएगा। एक चीज और हम यूज करते हैं विच इज सिबेंग हम बोलते हैं। सिबेंग इज नथिंग बट द लोकेशन ऑफ योर इंटरप्रेटर। जैसे मान लो आप, मैंने अभी बताया आपको कि मान लो पाइथन के आपके पास दो वर्जन है, पाइथन 3.6 भी है और 3.9 भी है। अब अगर आप कमांड के थ्रू रन कर रहे हैं तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं 3.6 से रन कर रहा हूं या 3.9 से। लेकिन मैं अगर अपनी फाइल को डॉट स्लैश से एग्जीक्यूट कर रहा हूं एक पैकेज की तरह, तो फिर मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा? तब हम अपने इंटरप्रेटर की लोकेशन दे सकते हैं, ठीक है, विच पाइथन 3.6 या 3.9 करके लोकेशन निकाल के हम सिबेंग ऐड कर सकते हैं फाइल में vim editor एंड देन पाइथन क्लास। ये इंटरप्रेटर की लोकेशन होती है। आई बिलीव आपको इसके बारे में पता ही होगा। सेव करते हैं, वापस आते हैं, फाइल को एग्जीक्यूशन की परमिशन देते हैं एंड देन वी कैन एग्जीक्यूट। अब ये उस पाइथन के वर्जन के थ्रू एग्जीक्यूट होगी जो भी वर्जन आपने सिबेंग में ऐड किया होगा, चाहे अब वो पाइथन 3 है या 3.6 है या 3.9 है। तो हम इस तरीके से सिबेंग ऐड करके भी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हमारे सिस्टम में मल्टीपल पाइथन वर्जन है, देन वी कैन ऐड द shebang फॉर दैट पर्टिकुलर वर्जन, आई मीन Obviously, फ्रॉम व्हिच वर्जन वी वांट टू रन द we कमांड, want राइट? to run this, yes. Okay, since we are getting such type of error, they are saying like this is not working for this version, so for that we can add the shebang and it should सिबेंग work. या फिर आप मान लो अगर मल्टीपल वर्जन्स हैं और अगर आप ये नहीं देते, आप डॉट स्लैश एग्जीक्यूट करें, तो उसको कैसे पता चलेगा ये किस वर्जन में जाके एग्जीक्यूट होगा? तब फिर इसकी जरूरत होती है। एल सर वो फिर डिफॉल्ट वर्जन पे जाएगा अगर हम वहाँ shebang कुछ डिफाइन नहीं करते हैं तो? बिल्कुल, तो फिर वो डिफॉल्ट वर्जन पे जाएगा। अगर आपको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है, आप ट्राई करो। हमारे पास अभी कल का दिन है, हम कल फिर दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं इस इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, ठीक है? इंस्टॉल होने के बाद ये ओपन कैसे होगा सर? आपको ये एनाकोंडा आपने डाउनलोड किया है? हम्म। एक एप्लीकेशन बनी होगी ना आपके सिस्टम पे, एनाकोंडा नेविगेटर करके, आप सर्च कर लो एनाकोंडा नेविगेटर एंड जस्ट ओपन इट। कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन ताकि बाकी के लोग भी देख पाए? विल टेक सम 5 to 10 minutes। ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ सर। तो बाकी के लोगों को भी समझ में आ जाएगा जो भी सब नए हैं, ठीक है? आपको बस ये जो लिंक मैंने दिया है इसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, और कुछ नहीं करना। बाकी का अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। ये परमिशन के लिए बोल रहा है आप मैंने आपको को होस्ट परमिशन दिया, दोबारा से जाके देखो, एक बार शेयर करो। You have shared your screen. ओके, तो मैंने स्टॉप कर दी है शेयरिंग एंड अभी आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? ये एनाकोंडा नेविगेटर। हाँ, इस पे ओपन क्लिक करो।
लेता है। या फर्स्ट टाइम थोड़ा सा। हम्म, प्रिपेयरिंग इंटरफेस। या थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो गया ओपन। ठीक है, उसको क्लोज कर दो आप। साइन इन हमें करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डाउन करो। ये दिख रहा है ना जुपिटर नोटबुक, सेकंड वन। इस पर लॉन्च पे क्लिक करो, नीचे लॉन्च बटन है। कवर करना क्लिक इस पे। आ गया। ठीक है, ये ब्राउजर पे ही ओपन होगा ये हमेशा? ब्राउजर में ही ओपन होगा हमेशा। ये वेब बेस्ड एडिटर है तो ये ब्राउजर में ही एग्जीक्यूट होता है। बट आप देखेंगे लोकल होस्ट पर रन हो रहा है, तो इसके लिए कोई हमें नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा स्लो है, हो सकता है ओके, सिस्टम। वंस इंस्टॉल, जब हम हम्म, ये एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसके साथ ये इस तरीके के एप्लीकेशन होगा और एप्लीकेशन हमें। हमें मिल जाते हैं। हमें इसमें जुपिटर नोटबुक यूज करना है। ओके, प्रोसेस यही रहेगा हमेशा, जब भी इसे ओपन करना है एनाकोंडा ओपन करना है, देन हाँ लॉन्च करना है। हाँ, या फिर आप डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक भी कर सकते हैं। विंडो पे क्लिक करना एक बार। विंडो ऑप्शन जो है आपका नीचे नीचे सबसे लास्ट में, सिस्टम का विंडो ऑप्शन। अच्छा, तो आप क्या यहाँ पे सिस्टम? सर्च करो जुपिटर नोटबुक, JUPY लिख रहा है ना। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर सकते हैं, मतलब एनाकोंडा लॉन्च करके फिर उसको लॉन्च कर ओके, सकते हैं, या यहाँ से सीधा आप जुपिटर नोटबुक भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। नाउ आप बैकएंड में देखोगे तो होम पेज आ गया है। नाउ क्लिक ऑन दिस न्यू, द टॉप ऑफ राइट साइड, द राइट साइड ऑफ टॉप, राइट साइड में, राइट ओके, साइड राइट। नीचे देखो थोड़ा सा, ये रहा न्यू, न्यू पे क्लिक करो, न्यू पे। हाँ देखो ऊपर न्यू सबसे ऊपर फाइल। सबसे पहला Python 3 जुपिटर नोटबुक फाइल बनानी है। ठीक है, बस। और ये अब एक नए ब्राउजर में, मतलब नए ओपन करेगा एक नई जुपिटर नोटबुक फाइल। ओके, अब इसको लोकेशन देना है यहाँ पे डेस्कटॉप पे या कहीं भी? वो पहले आप उस लोकेशन पे जाके फिर बनाओगे तो उस लोकेशन पे फाइल बनेगी, नहीं तो फिर आपकी डिफॉल्ट लोकेशन पे जाके बनती है। जैसे मान लो आपको डेस्कटॉप पे बनानी है, देन क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड देन क्रिएट ए न्यू फाइल, तो फिर वो फाइल डेस्कटॉप पे जाके बनेगी। तो पहले आप वो लोकेशन पे जा सकते हैं एंड देन फाइल आप बना सकते हैं। ठीक है, यूजुअली उस- मैं ऐसे ही काम करता हूँ। जैसे मान लो मुझे मूवीज फोल्डर में बनानी है, तो पहले मैं क्या करूंगा, मूवीज फोल्डर क्लिक करो इस पे डेस्कटॉप पे। तो अब ये डेस्कटॉप की सारी फाइल्स वगैरह जहाँ रखी हुई है। अब जब नई फाइल बनाओगे तो वो डेस्कटॉप पे बनेगी आपकी फाइल। ऑलरेडी वही वही बनी? न्यू ऑप्शन है। कोई अगर ऑलरेडी बनी थी वो दिखेगी यहाँ पे? वो यहाँ दिखेगी फिर आपको नीचे लिस्ट में। एक कोई मैंने बनाया हुआ था, ये रहा। ये रही ना सीट 1 IPYNB फाइल। जब इसको ओपन करोगे तो ये यहाँ ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं।
And these are called like cell. Yep. सेल ये जो ओपन हो रहे हैं इसको बोलते हैं या फिर इस पूरे विंडो को ही बोलते हैं सेल? पूरे विंडो को नहीं, एक पर्टिकुलर जिसमें हम कोड लिखते हैं ओके, उसे हम जुपिटर सेल, नोटबुक सेल बोलते हैं। ठीक है। धीरे शॉर्टकट धीरे में और भी शॉर्टकट वगैरह मैं आपको बताऊंगा, कोई वो ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत सारे ठीक है। शॉर्टकट जो हम यूज करते हैं टू मेक इट मोर इजियर फॉर यूजिंग इन डेली लाइफ, तो हम वो देखते रहेंगे धीरे धीरे। ओके, स्टॉप कर दो तो सर। हाँ, मैंने वैसे भी हटा दिया है। आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन नाउ, यस। प्लीज। यस सर। ओके, चलो, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। अब हम पाइथन का बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री वर्जन ये हम बता चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि इस सेशन के लिए कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, मतलब अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी तब भी आप पाइथन पढ़ सकते हैं। मुझे बस एक सेकंड दो प्लीज। ओके, तो सबसे पहली चीज जो पाइथन प्रोग्रामिंग में आती है वो आती है डेटा टाइप। आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था पाइथन के फीचर्स में, दैट द पाइथन इज ए डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल्दो पाइथन में हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं बट हम कभी भी किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम डेटा टाइप नहीं स्पेसिफाई करते, और इसीलिए हम पाइथन को डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं मैंने आपको वहीं बताया था कि बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड वैल्यू पाइथन ऑटोमेटिकली उसको टाइप प्रोवाइड करता है। यानी कि जैसी वैल्यू मैं असाइन करूंगा एक वेरिएबल को वैसा ही उसको टाइप मिलेगा। तो कौन सी वैल्यू में क्या टाइप मिलेगा, कितने टाइप्स होते हैं, ये हमें देखना है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है डेटा टाइप्स। There are two types of data types we have in Python. The first one is the fundamental data type and the second one is compound. The second type is the compound data type which contain list, tuple, dictionary. ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट वीकेंड इसको पढ़ेंगे, कल भी नहीं पढ़ पाएंगे। तब हम पढ़ेंगे लिस्ट डेटा टाइप, टुपल डेटा टाइप, डिक्शनरी डेटा टाइप। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, एक पूरा सेशन ही लिस्ट डेटा टाइप में लगेगा हमें, क्योंकि लिस्ट के बहुत सारे ऑपरेशन हमें पढ़ने हैं। तो आज हम कंपाउंड डेटा टाइप नहीं, आज हम सिर्फ फंडामेंटल डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। So there are two types of data types. First one is the fundamental and second one is compound. Compound हम आज नहीं पढ़ रहे हैं। कंपाउंड में लिस्ट आता है, टुपल आता है, डिक्शनरी आता है, सेट आता है, ये हम अगले वीकेंड पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स। Now there are 5 types of fundamental data types we have in Python. The first one is integer, the second one is float, the third one is boolean, we call it as bool, the fourth one is string, in Python we call it as str, and the fifth one is complex. These are 5 fundamental data types we have in Python. अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंट डेटा टाइप की। तो इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है? इंटीजर वैल्यू वो होती है जो सिर्फ 0 से लेके 9 तक, यानी कि हम इसको बोलते हैं बेस 10 वैल्यू। ऐसी वैल्यू जो सिर्फ 0 से 9 तक डिजिट्स को यूज करके बनती है। इंटीजर वैल्यू में कोई भी सिंबल, कोई भी करेक्टर नहीं हो सकता,
इंटीजर वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ डिजिट ही हो सकता है। अगर इंटीजर वैल्यू में कोई करेक्टर है तो फिर ये एक सिंटेक्स एरर है, अगर कोई सिंबल है तो भी ये एक सिंटेक्स एरर है। इंटीजर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिजिट से मिलके बनती है, यानी कि बेस 10 वैल्यू से मिलके। तो अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 4 5 6 7, द टाइप ऑफ x विल बी नथिंग बट इट विल बी इंटीजर टाइप। टाइप एक प्री डिफाइंड फंक्शन है यहाँ। इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि इस वेरिएबल को क्या टाइप मिला है, और टाइप मिलता है जैसी वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे उसको रन टाइम पे। क्योंकि टाइप यहाँ रन टाइम पे मिल रहा है इसीलिए इसको डायनेमिक बोलते हैं, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। तो अगर हम टाइप ऑफ एक्स देखेंगे तो यहाँ इंटीजर निकल के आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ कोई साइन लगा देता हूँ या कोई करेक्टर लगा देता हूँ तो ये एक इनवैलिड सिंटेक्स होगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू में कोई भी सिंबल या कोई करेक्टर नहीं हो सकता। दूसरी जो वैल्यू होती है वो हमारी फ्लोट वैल्यू होती है। फ्लोट मतलब फ्रैक्शनल वाली वैल्यू, जैसे डेसिमल वाली वैल्यू, जैसे प्राइस हो गया 34.5, समथिंग लाइक दैट। वैसे तो ये बहुत कॉमन है, मुझे जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, बट फिर भी ऐसी कोई भी फ्लोट वैल्यू नहीं हो सकती जिसमें आपको दो फ्लोटिंग पॉइंट दिखाई दें, ऐसे 56.7.8। दिस इज नॉट ए फ्लोट वैल्यू, ये एक टोटली इनवैलिड सिंटेक्स है। हाँ, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने भी डिजिट तक डेसिमल पॉइंट जा सकता है, इसकी भी एक लिमिट होती है, शायद आई थिंक 7 या 8 तक। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं मल्टीपल डेसिमल पॉइंट ऐड कर पाऊं, ये एक इनवैलिड सिंटेक्स होगा। ठीक है। फ्लोट वैल्यू में भी कोई करेक्टर या कोई और सिंबल एक्सेप्ट डॉट हम नहीं लगा सकते, यानी कि डॉलर, स्टार, हैज या कोई करेक्टर ऐसा हम नहीं लगा सकते। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 45.67, अब x का जो टाइप होगा वो एक फ्लोट वैल्यू होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ इसके साथ कोई सिंबल लगा देता हूँ या कोई करेक्टर लगा देता हूँ तो ये फिर से एक इनवैलिड सिंटेक्स हो जाएगा। तो ये इंटीजर वैल्यू होती है और ये फ्लोट वैल्यू होती है, ये हम जानते हैं कॉमनली। बूलियन वैल्यूज दो होती हैं हर प्रोग्रामिंग में, या तो ट्रू या फॉल्स। बूलियन वैल्यू तब यूज होती है जब आप एक डिसीजन लेते हैं, यानी कि कोई कंडीशन लगाते हैं। आप चेक कर रहे हैं कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर आप ये काम करो, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये काम मत करो। आप चेक कर रहे हैं कि अगर ये फाइल का साइज इससे छोटा है तो फिर ये एक्शन परफॉर्म करो या मत करो, समथिंग लाइक दैट। कोई भी किसी भी तरीके का डिसीजन हो सकता है। या यूजर नेम इसके इक्वल है तो फिर लॉग इन करो, अदरवाइज लॉग इन फेल मैसेज प्रिंट करो। तो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, यानी कि कोई कंडीशन लगाते हैं, उसमें हमेशा दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो कंडीशन सही होगी या कंडीशन गलत होगी। अगर कंडीशन सही होगी देन द बूलियन वैल्यू विल ट्रू विल रिटर्न, और अगर कंडीशन गलत होगी तो बूलियन वैल्यू फॉल्स विल रिटर्न। तो हमारे पास में दो बूलियन वैल्यू होती है, एक होती है हमारे पास में ट्रू और एक होती है हमारे पास में फॉल्स। अब यहाँ एक पॉइंट और मैं आपको जस्टिफाई करता हूं। पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है जो कैपिटल में है वो कैपिटल में रहेगा, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में रहेगा। द ट्रू विल बी ऑलवेज कैपिटल इन केस ऑफ ट्रू। If I will write like t as small, then this is not going to be correct. This is going to be error. Because Python में ऐसा true कहीं भी define नहीं है. The t will be always capital in case of true because it's a predefined keyword in Python. Even the f will be always copied capital in case of false. तो हमेशा t बड़ा रहेगा true के केस में, और false के केस में हमेशा f कैपिटल रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। मैं स्मॉल टी या स्मॉल एफ नहीं यूज करूंगा। केस सेंसिटिव का मतलब है जो कैपिटल है वो कैपिटल है, जो स्मॉल है वो स्मॉल है, हमें उसका ध्यान रखना है। ट्रू की इनिशियल वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की इनिशियल वैल्यू 0 होती है। अब क्वेश्चन आता है कि इनिशियल वैल्यू 1 और 0 से क्या मतलब है। एक सेकेंड रुको। तो इनिशियल वैल्यू 1 और 0 से क्या मतलब है आपका। क्या मैं अगर x ऑफ 0 लिखता हूं तो ये फिर बुलियन वैल्यू रहेगी, या x ऑफ 1 लिखता हूं तो वो बुलियन वैल्यू रहेगी। नहीं,
इनिशियल वैल्यू का तब यूज होता है जब आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बुलियन वैल्यूज का यूज करके। जैसे अगर मैं लिखता हूं 2 + ट्रू, देन द आउटपुट विल बी 3, क्योंकि ट्रू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, इसलिए आउटपुट यहाँ क्या आएगा आपका 3 आएगा। अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करता हूं कि क्या 2 ट्रू से बड़ा है तो फॉल्स आएगा, क्योंकि 2 ट्रू से बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे सॉरी 2 ट्रू से बड़ा है क्योंकि ट्रू की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। तो जब आप कोई भी अर्थमेटिकल या फिर कोई भी कंपैरिजनल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तब इनिशियल वैल्यू 0 और 1 यूज होती है। अदरवाइज हम उसको ट्रू और फॉल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लिखता हूं, इसका बिल्कुल भी मतलब बूलियन नहीं है। अगर मैं x ऑफ 0 लिखता हूं, इसका बिल्कुल भी मतलब बूलियन नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 + ट्रू या 2 + फॉल्स या 2 × ट्रू या 2 × फॉल्स समथिंग लाइक दैट, अगर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन या कंपैरिजन ऑपरेटर करता हूं, तब फिर इनिशियल वैल्यू 0 और 1 यूज होती है। यहां इनिशियल वैल्यू का यूज होता है। इन तीनों डेटा टाइप्स को हम नंबर डेटा टाइप की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप देखेंगे कि बूलियन टू इंटीजर ऑपरेशन किया जा सकता है, बूलियन टू फ्लोट ऑपरेशन किया जा सकता है, और कंपैरिजन भी किया जा सकता है। तो ये तीनों डेटा टाइप आपके नंबर डेटा टाइप्स में आते हैं। आई बिलीव अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी कोई डाउट है आप में से किसी का? निशांत, यहाँ पे जो हमने लिखा है ट्रू इज ग्रेटर देन 1, हम्म। तो ये हम वैल्यू पास करेंगे तो ही हमारा ये कंडीशन मैच करेगा, राइट? तो हम 1 की जगह कुछ भी रख सकते हैं नहीं नहीं ऊपर, नहीं या नहीं फिर नहीं ये नहीं वैल्यू नहीं, फिक्स होती है? ये वैल्यू मैंने असाइन नहीं की है इसको। इट्स जस्ट कि भाई ट्रू का 1 है या फॉल्स का 0 है, मैंने बताया है, ये नोट पॉइंट है। ओके। मैंने दी नहीं है ट्रू को वैल्यू, ट्रू के पास पहले से ही वैल्यू है 1। Okay, so it's predefined value. It's True means predefined 1 value. and false False means means 0. 0. So whenever you will do any arithmetical operation, the initial value 1 will be used. Hmm. ठीक है? Now coming to string data type, string values जैसे कि नाम हो गया किसी का, जिसे हम कोटेशन मार्क्स में रखते हैं। तो पाइथन में एक और चीज आप देखेंगे कि पाइथन में हमारे पास कोई कैर डेटा टाइप नहीं होता, हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप भी होता है। एक सिंगल कैरेक्टर को भी हम स्ट्रिंग ही लेके चलते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग लेके चलते हैं, एंड मल्टीपल वर्ड को भी स्ट्रिंग ही लेके चलते हैं। और निशांत, हम्म। जो आपको 14 लाइन पे जो ट्रू ग्रेटर देन ट्रू है, इसका जो आउटपुट 3 आया। नहीं नहीं नहीं, वो रन नहीं किया, अभी आउटपुट आएगा। वो उसका आउटपुट नहीं ओके था, वो पुराने वाले का आउटपुट था। ओके 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 डन। तो अमित स्पेस कुमार अगर हम लिखेंगे तब भी स्ट्रिंग आएगा। अगर मैं इसमें करेक्टर्स, डिजिट्स, सिंबल्स कुछ भी रखता हूं, तब भी टाइप स्ट्रिंग ही आएगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बिटवीन कोटेशन मार्क्स whatever वैल्यू विल बी कंसीडर एज स्ट्रिंग ओनली। अगर मैं 45 को कोटेशन मार्क्स में नहीं रखता, देन द टाइप विल बी इंटीजर। अगर मैं इसको कोटेशन मार्क्स में रखता हूं, देन द टाइप विल बी स्ट्रिंग। यानी कि स्ट्रिंग में हम कोटेशन मार्क्स के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, ऐसी कोई भी वैल्यू, जैसे कि मान लो पासवर्ड है कोई, जैसे redhat@123 समथिंग लाइक दैट। इसमें ये इंटीजर में नहीं आ सकता, फ्लोट में नहीं आ सकता, बुलियन में नहीं आ सकता, तो हम इसे स्ट्रिंग में रखेंगे, और स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा कोटेशन मार्क्स में क्लोज होती है। तो हमारे पास एक सिंगल कोटेशन मार्क्स होता है, हमारे पास एक डबल कोटेशन मार्क्स होता है, और हमारे पास एक ट्रिपल कोटेशन मार्क्स होता है। ट्रिपल में सिंगल सिंगल ट्रिपल भी होता है और डबल डबल ट्रिपल भी होता है। तो हमें कब सिंगल यूज करना है, कब डबल यूज करना है, और कब ट्रिपल यूज करना है, पाइथन क्या रिकमेंड करता है? पाइथन कहता है कि जब आपके पास कोई एक करेक्टर है, तब आप सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे, और जब आपके पास कोई एक वर्ड है, तब आप सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे। ये पाइथन की रिकमेंडेशन है। वहीं पाइथन डबल कोटेशन मार्क्स के लिए कहता है कि जब आपके पास कोई एक लाइन है, लाइन बोले तो सेंटेंस जिसमें मल्टीपल वर्ड्स हैं, तब आप डबल कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि मैं अगर एक करेक्टर को भी डबल कोटेशन मार्क्स में रख रहा हूं, तो कोई एरर नहीं आ रही है। तो ये सिर्फ रिकमेंडेशन है पाइथन की तरफ से। मैं सिंगल की जगह डबल लगा सकता हूं, डबल की जगह सिंगल लगा सकता हूं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं एक लाइन को, यानी कि मल्टीपल जिसमें वर्ड्स हैं, उसको सिंगल में रख सकता हूं, जैसे वेलकम टू के आर नेटवर्क,
कैन बी इनक्लोज बिटवीन सिंगल कोटेशन मार्क्स, कैन बी इनक्लोज बिटवीन डबल कोटेशन मार्क्स एज वेल। तो मैं सिंगल की जगह डबल लगा सकता हूँ, डबल की जगह सिंगल लगा सकता हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये सिर्फ पाइथन का रिकमेंडेशन है, जो स्टैंडर्ड वे हम फॉलो करते हैं कि जब सिंगल करेक्टर है तो हम सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे, वर्ड है तो भी सिंगल यूज करेंगे, लेकिन जब एक सेंटेंस है जिसमें मल्टीपल वर्ड है तो डबल कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे। लेकिन हम लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, एक्सेप्ट सम सिनेरियोज। ऐसा कोई सिनेरियो जिसमें हमें सिंगल की जगह सिंगल और डबल की जगह डबल लगाना हो, तो डबल के लिए एक सिनेरियो है। जैसे मान लो आप लिख रहे हैं यू कैन नॉट समथिंग लाइक दैट, यू कैन नॉट डू दिस, ऐसा कुछ लिख रहे हो आप। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो यहां से कोटेशन मार्क्स स्टार्ट हुआ और यहां आपका कोटेशन मार्क्स क्लोज हो गया। अब ये जो टी डू दिस है ये किसी कोटेशन मार्क्स के अंदर ही नहीं आता। एक कोटेशन मार्क्स स्टार्ट हुआ जो कि क्लोज ही नहीं हुआ, ये टोटली इनवैलिड सिंटेक्स है। ये देखो, इस केस में हमारा आउटर कोटेशन मार्क्स डबल होना चाहिए, तब फिर हम इस तरीके का सेंटेंस लिख सकते हैं। तो अगर मैं सिंगल यूज करूंगा, क्योंकि मैं अंदर एक एपॉस्ट्रोफी के लिए सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज कर रहा हूं, तब उस केस में आउटर कोटेशन मार्क्स मेरा सिंगल नहीं हो सकता। ऐसे यूज केस में हमें आउटर कोटेशन मार्क्स डबल लगाना है, बाकी का हमें सिंगल लगाएं या डबल लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ट्रिपल कोटेशन मार्क्स की बात करें तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में ही रखा जा सकता है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग को कभी भी आप सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स में नहीं रख सकते। वो ट्रिपल कोटेशन मार्क्स सिंगल सिंगल वाला भी हो सकता है और डबल डबल वाला भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हम कभी भी सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स में नहीं रख सकते। तो अगर मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें है लाइन 1, लाइन 2 and line 3 and I am using double quotation marks, according to Python this is totally invalid syntax and you will get definitely error. In this scenario this string need to be enclosed between triple quotation marks, either you are using single single triple or either you are using double double triple, but it must need to be a triple quotation mark, then you will see I'm not getting any error. तो जब भी हम कोई एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें कोटेशन मार्क्स का भी ध्यान रखना है। अगर वो एक करेक्टर है या वर्ड है तो हम सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे, अगर वो एक सेंटेंस है जिसमें मल्टीपल वर्ड्स हैं तो फिर हम डबल कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे, और अगर एक वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है तो हम ट्रिपल कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे। प्रैक्टिस के लिए अगर हम एक सेंटेंस को सिंगल में भी रखते हैं दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टैंडर्ड वे ये है काम करने का। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? एनी डाउट? ठीक है सर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हम मैथमेटिक्स में 11th और 12th में पढ़ के आ चुके हैं, और इसका यूज तब करते हैं हम लोग जब कोई हम साइंटिफिक कंप्यूटेशन यानी कि कोई फिजिक्स का फॉर्मूला वगैरह हम यूज कर रहे हैं साइंटिफिक कंप्यूटेशन में, और ऐसा हम अभी नहीं कर रहे हैं और ना ही हम डेटा साइंस में यूजुअली परफॉर्म करते हैं। तो इसका कोई भी हमारे पूरे सेशन में प्रैक्टिकल यूज नहीं आएगा। लेकिन ये होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसमें पहला पार्ट रियल होता है आपका, दूसरा पार्ट आपका इमेजिनरी होता है जो आप इमेजिन करके चलते हैं, जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं। वहां आई होता था जब हमने मैथमेटिक्स पढ़ा था 11th-12th में, उसे हम आयोटा बोलते थे। यहाँ पे जे होता है और जे यहाँ प्री डिफाइन है, मैं जे की जगह कोई और करेक्टर नहीं ले सकता। हाँ, जे स्मॉल और कैपिटल हो सकता है, लेकिन मैं जे की जगह के या एन अपनी तरफ से नहीं ले सकता। द वैल्यू ऑफ जे इज रूट स्क्वायर ऑफ -1 विच इज प्री डिफाइंड, इसीलिए हम इसकी जगह कोई और करेक्टर नहीं ले सकते। तो पहला पार्ट रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है, और हमें इमेजिनरी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 2 + 3j, मैंने इमेजिनरी भी अपनी तरफ से लिया है अभी के लिए। And if I will print the value of, sorry, the type of x, it will be nothing but the complex number. Complex number की ये फॉर्म होती है
इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला पार्ट रियल होता है जहां 2 आपका रियल है, इमेजिनरी आपका 3 है, और जे प्री डिफाइन है जिसकी वैल्यू रूट स्क्वायर ऑफ -1 है। तो ये यूज होता है साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए, हमारा इसका अभी कोई यूज नहीं आने वाला है। तो रियल में अपना इंटीजर ही आएगा, राइट? हाँ, मैंने अभी के लिए इसमें इंटीजर ही लिया। इंटीजर ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, मतलब अच्छा। अपनी तरफ से एक वैल्यू मैंने ली है अभी। ओके। शायद इमेजिनरी का मतलब समझ में नहीं आया, व्हाट जो डज इट हम इमेजिन करते हैं मींस? मीन्स लाइक लाइक 5 + x ऑफ j, द x इज द इमेजिन। ऐसा होता है ना, एक ओके ओके, इमेजिन वो जो, लेके एक हाँ ओके, जब हम वेरिएबल इमेजिनरी अर्थमेटिकल, लेते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन में, फिर हमें उसकी वैल्यू निकालते हैं, समथिंग लाइक जब दैट। सपोज हम वाला एक्स की जो है, वैल्यू निकालते थे अपनी हाँ 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 हाँ, सपोज टू got करके it. जो करता है, राइट? वही। बिल्कुल। तो हमारे पास में ये 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, स्ट्रिंग है और कॉम्प्लेक्स है। हमने पांचों को पढ़ा। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं और आप मुझे बताओ अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा। मान लो मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। अगर मैं इसका टाइप ऑफ एक्स निकालता हूं तो क्या लगता है, क्या टाइप ऑफ एक्स आएगा? एरर आएगा सर। It would be an error. फ्लोट, एरर आना फ्लोट चाहिए सर। या नो एरर नो है? सर, Error फ्लोट आएगा, एरर नहीं, एरर आएगा। error इट्स आएगा। नॉट फ्लोट एरर, इट्स जस्ट एरर, क्योंकि इंटीजर वैल्यू तो ये है ही नहीं, और ऑब्वियसली ये फ्लोट भी नहीं, क्योंकि फ्लोट में ऐसे सारे डेसिमल नहीं होते। ना ही ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ना ही ये हम्म, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ना ही ये बूलियन है। तो ये डेफिनेटली हमारे लिए एरर है, एंड सच टाइप ऑफ वैल्यू नीड टू बी इनक्लोज बिटवीन कोटेशन मार्क्स, ताकि हम उसको एक स्ट्रिंग की तरह लेके चल अभी ये सकें। स्ट्रिंग हो जाएगा। बिल्कुल। सो डेटा टाइप्स आर क्लियर, ये पहला प्री रिक्विजिट आता है। दूसरा प्री रिक्विजिट में आता है ऑपरेटर। अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना इस चीज का कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं। ये सब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने से पहले की चीजें हैं। तो ऑपरेटर में हमारे पास सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है। एक सेकंड, अच्छा, निशांत, कोई रिटर्न मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे आप? बिल्कुल कराएंगे सर, लेकिन वो मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स है, तो मतलब इट जस्ट काइंड ऑफ नोट्स जैसे कि आप लिखते हैं, हम्म। नॉट ए स्पेसिफिक पीडीएफ और बुक। मतलब बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, the अच्छा, required notes kind of thing with some example you will be able to easily understand। तो वो मैं आपको सर बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा, and it is based on topic, so it there is a folder which contain multiple text file and every text file is representing a topic। like suppose हम लिस्ट पढ़ रहे हैं आज, तो लिस्ट क्या है, लिस्ट में क्या क्या मेथड्स होते हैं, और हर एक मेथड का एग्जांपल दिखाया। such kind of notes you will get sir। ओके ओके। वैसे आपको और ज्यादा चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, थोड़ा सा फीस और बढ़ जाएगी। नोटबुक बनाने का फीस बढ़ जाएगा सर। सर जी, वो तो आपके पास होगा, बना बनाया होगा, आप मालूम नहीं सब्जी में चलेगा। जितना ज्यादा ऊपर से मसाला डालेंगे या जितनी ज्यादा आप टॉपिंग्स डालेंगे, होता है ना, एक आपने रॉ फ्रूट खरीदा या मतलब कोई भी एक डेजर्ट, फिर आप जैसे जैसे टॉपिंग ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे उसके प्राइस बढ़ते जाते हैं। समझ गया सर, समझ गया। एक्स्ट्रा चीज के एक्स्ट्रा चार्जेस। हाँ, एक आई एम पिज्जा जस्ट में जोकिंग, एक्स्ट्रा चीज। आई एम जस्ट जोकिंग, आप इसको सीरियस मत लेना प्लीज, ठीक है। चलो, अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहला प्लस आता है, दूसरा माइनस आता है, एंड देन इनटू, एंड देन डिवीजन। ये चार ऑपरेटर हम सब जानते हैं, प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन। ये परसेंटेज को मॉड्यूलर साइन बोलते हैं, ये रिमाइंडर गेट करने के लिए यूज होता है। मैं भी प्रैक्टिकली यूज करके दिखाऊंगा आपको इसको। अगर आपको इसका नाम नहीं पता है, इसको परसेंटेज नहीं बोलते, प्रोग्रामिंग की भाषा में इसको मॉड्यूलर साइन बोलते हैं। ये रिमाइंडर गेट करने के लिए यूज होता है। ये डबल स्लैश को फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं, FLOOR, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। व्हाट इज द यूज, हम अभी देखेंगे इसको। इस डबल स्टार को एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मॉड्यूलर साइन है, ये चार तो हमें पता ही है। ये मॉड्यूलर साइन है, ये फ्लोर डिवीजन है, और ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर है।
अब हम एक एक करके इन सबका यूज देखते हैं। तो हैज से सिंगल लाइन कमेंट दी जाती है पाइथन में। तो आप देखेंगे जिस भी लाइन को मुझे रन नहीं करना होता मैं उसको हैज से कमेंट कर देता हूं। अब मल्टी लाइन कमेंट दी जाती है पाइथन में, सॉरी, ये अपना ट्रिपल कोटेशन मार्क्स है। तो अगर हम ट्रिपल कोटेशन मार्क्स वाली किसी भी वैल्यू को एक वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। अगर हम इसको किसी वेरिएबल को असाइन नहीं कर रहे तो ये पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट माना जाता है। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम ट्रिपल कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम पाइथन में हैज यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कमेंट्स दी जाती है पाइथन में। So I have one x is equal to 56, y is equal to 78, x plus y we all can do, x minus y we can do, x into y we can do। तो ये बेसिक ऑपरेशन हमें आते हैं। लेट्स जंप टू द मॉड्यूलर ऑपरेटर। तो मैंने लिखा 13 मॉड्यूलर 2। तो जब आप 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा इसमें, 1। देन द आउटपुट इज गोइंग टू बी 1। तो परसेंटेज यानी कि मॉड्यूलर साइन रिमाइंडर निकालने के लिए जो होता है, जैसे मान लो मुझे चेक करना है द गिवन नंबर इज ए इवन और ऑड। इवन का मतलब है कि जब मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। पूरा पूरा मतलब जब हम उसको डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 निकल के आए। अगर रिमाइंडर 0 आता है 2 से डिवाइड करने पे देन द नंबर इज ए इवन नंबर, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता देन द नंबर इज ए ऑड नंबर। से 13 एक ऑड है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आता आया। अगर मैं 12 को डिवाइड करता तो रिमाइंडर 0 आता। अब डिवीजन ऑपरेटर को अगर आप देखोगे तो मैं अगर 13 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आउटपुट आएगा, तो बहुत सारे बोलेंगे 6 आएगा, बहुत सारे बोलेंगे 6.5 आएगा। पाइथन के केस में यहाँ 6.5 आता है। यहीं अगर हम 12 को डिवाइड करें 2 से तो आउटपुट कितना आएगा, तो ये 6 आएगा, नहीं, इस केस में आप 6.0 देखेंगे ये आएगा। 6.0 आएगा। इन दोनों प्रैक्टिकल से आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इन दोनों में ही जो टाइप रिटर्न होके आया वो फ्लोट रिटर्न होके आया। चाहे पूरा पूरा डिवाइड हुआ या पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, दोनों में ही फ्लोट टाइप रिटर्न होके आया। पहले वाले में भी फ्लोट आया और दूसरे वाले में भी फ्लोट आया। यानी कि नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर पाइथन में हमेशा फ्लोट टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करता है और ये प्री डिफाइन है और फिक्स है। इसीलिए हमें एक और डिवीजन ऑपरेटर दिया गया पाइथन में और उसका नाम है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। अब वो कहता है कि अगर आपको अपना आउटपुट इंटीजर में चाहिए एज एन आउटपुट, तब फिर आप नॉर्मल डिवीजन से मत डिवाइड करो, फिर आप फ्लोर डिवीजन से डिवाइड करो। अब आप देखोगे अगर मैं फ्लोर डिवीजन से डिवाइड कर रहा हूं 12 को तो 6.0 नहीं 6 आ रहा है। और यहीं आप देखोगे कि अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 13 को इवन, 13 फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर 2, तब भी आप देखेंगे कि आउटपुट 6.5 नहीं 6 आया है। आपने देखा दोनों यूज केस में मुझे आउटपुट एज एन इंटीजर ही रिटर्न होके आया। अब यहां एक चीज और क्लियर कर दूं मैं, ये राउंडिंग नहीं करेगा। अगर मान लो आउटपुट आने वाला है 6.9 तो ये 7 नहीं बनाएगा उसको। फ्रैक्शन से पहले की जो भी वैल्यू होगी ये वो आपको रिटर्न करके देगा। दैट मींस द आउटपुट विल बी 6 ओनली, नॉट द 7 और नॉट कुछ और। ये आपको 6 ही रिटर्न करके देगा। तो हमारे पास में दो डिवीजन ऑपरेटर हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट हम यूज कर सकते हैं। मुझे अगर आउटपुट फ्लोट में चाहिए तो मैं वैल्यू को डिवाइड करूंगा नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर से। अगर मुझे आउटपुट इंटीजर में चाहिए तो मैं डिवाइड करूंगा उसको फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर से। और इस तरीके से पाइथन में दो डिवीजन ऑपरेटर हैं। डबल स्टार एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोले तो पावर के लिए यूज होता है, जैसे कि 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 को हम कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड दैट इज गोइंग टू बी 64। तो अगर मैं इसको रन करता हूं आउटपुट विल बी 64। ये ऑपरेटर है हमारे पास में प्लस माइनस इनटू। अगर आपको कोई भी ऑपरेटर को लेके कोई कंफ्यूजन हो प्लीज लेट मी नो, नहीं तो हम अगला वाला पढ़ते हैं।
एक बार मॉड्यूलर साइन का रिपीट कर दीजिए बस। मॉड्यूलर साइन रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। जैसे आप डिवाइड करते हैं ना, तो दो चीजें अच्छा, होती हैं, एक रिमाइंडर। कोसेंट होता है, एक रिमाइंडर होता है। राइट जैसे ये राइट। 13 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो एक तो हुआ कि भाई 13 6 जा 12, ठीक है, और यहाँ पे फिर आपका 1 बचा। ये जो बचा है इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, और जितनी बार डिवाइड हुआ है उसे हम कोसेंट बोलते हैं। तो हम रिमाइंडर से ये निकालते हैं, ठीक है, मॉड्यूलर। मॉड्यूलर, जो रिमाइंडर बच रहा है हमारा। द नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोल देते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास सबसे पहला जो ऑपरेटर है विच इज डबल इक्वल। अच्छा, आपने देखा होगा एक सिंगल इक्वल भी होता है और एक डबल इक्वल भी होता है। सिंगल इक्वल को पाइथन में और कुछ और प्रोग्रामिंग्स में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे मैंने अगर लिखा x इज इक्वल टू 56, दैट मीन्स आई एम असाइनिंग 56 टू माई x वेरिएबल, सो दिस इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर। If I'm writing suppose y is equal to 89, that means I am assigning the 89 to my y variable. The value will be always assigned from right side to left side. If suppose you are writing x is equal to y, that means you are assigning the value of y to the x variable. But simultaneously अगर आप लिख रहे हैं x double is equal to y, that means you are not assigning. Now you are comparing whether the value of x and y both are equal or not. If they are equal, you will get true, otherwise you will get false. In our scenario, the values are not equal and then we will get false here. So the single operator is a assignment operator and the double equal operator is a comparison operator. Will return true only when the values will be equal. Not equal will return true when the values are not equal. तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे if x not equals to y, इसका मतलब हम कह रहे हैं क्या x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है? हाँ, इक्वल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 56 है और y की 89 है। सो वी विल गेट ट्रू इन दिस केस। ये तब ट्रू रिटर्न करेगा जब वैल्यू इक्वल नहीं होगी, वो तब ट्रू रिटर्न करेगा जब वैल्यू इक्वल होगी। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आई बिलीव इसका भी आइडिया आपको होगा, वैसे बहुत ही कॉमन है, बट फिर भी देखते हैं एक बार। द डिफरेंस बिटवीन लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू एंड द ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जैसे मान लो हमने कहा कि इज 18 लेस देन 18, इसका मतलब हम कह रहे हैं क्या 18 18 से छोटा है? नहीं, 18 18 से छोटा थोड़ा ही है। तो ये हमें इस केस में फॉल्स रिटर्न करता है। लेकिन यहीं पे अगर हम दूसरी स्टेटमेंट में कहते हैं कि इज 18 लेस देन और इक्वल टू 18, तो इस केस में हम कह रहे हैं कि क्या 18 18 से छोटा है और इक्वल है? छोटा नहीं है बट इक्वल है, इसका मतलब ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। एक एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक डेटा है और आप डेटा फिल्टर कर रहे हैं। आपने कहा मुझे वो सारे लोग चाहिए जिनकी एज 50 से कम है, देन आई विल यूज लेस देन ओनली। इन दिस सिनेरियो आई एम नॉट इंक्लूडिंग द एज ऑफ 50 पीपल, मतलब 49 तक वालों को ही मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, 50 वालों को इंक्लूड नहीं कर रहा, तो फिर मैं लेस देन लगाऊंगा। लेकिन अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि मुझे 50 एज वाले भी चाहिए, तब फिर मैं लेस देन इक्वल्स टू लगाऊंगा। यही सेम फंडामेंटल ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए होता है। इसमें कोई डाउट है आपका? क्लियर क्लियर। ओके। थैंक यू। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारे पास में एक, सॉरी नॉट मेंबरशिप, लॉजिकल ऑपरेटर, फिर मेंबरशिप पढ़ेंगे। लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास एक एंड ऑपरेटर होता है, एक और ऑपरेटर होता है और एक नॉट ऑपरेटर होता है। तो अगर आप में से कोई सी सी प्लस प्लस या जावा कोई और प्रोग्रामिंग पढ़ के आया होगा, तो आपने देखा होगा कि हम एंड ऑपरेटर के लिए एक साइन यूज करते हैं, एम्परसेंड साइन बोलते हैं हम इसको।
और ऑपरेटर के लिए हम लोग ये पाइप सिंबल यूज करते हैं, और नॉट ऑपरेटर के लिए हम लोग ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, पर पाइथन में ऐसा नहीं है। एंड को एंड लिखा जाता है, और को और लिखा जाता है, नॉट के लिए नॉट लिखा जाता है। ये तीनों प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ये जो एम्परसेंड साइन है इसको बिटवाइज ऑपरेटर में यूज किया जाता है। ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो बिट्स के साथ यूज किए जाते हैं। और बिट्स क्या होती है? 0 और 1, यानी कि बाइनरी डिजिट्स। अब हम थोड़े ही बाइनरी डिजिट्स पे काम कर रहे हैं 101 पे, तो ये एंड ऑपरेटर हमारे काम नहीं आएगा। हमारे काम आएगा ये वाला एंड ऑपरेटर। ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर नहीं है, ये नॉर्मली एंड ऑपरेटर है। तो हम एंड लगाएंगे, ना कि एम% साइन यूज करेंगे पाइथन में एंड के लिए। और के लिए भी हम पाइप सिंबल नहीं, और लिखेंगे। ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है। नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, नॉट लिखेंगे हम लोग, क्योंकि वो सारे जो साइन है तीनों, वो पाइथन में बिटवाइज ऑपरेटर में यूज किए जाते हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर पाइथन में तब यूज किए जाते हैं जब आप बिट्स यानी कि बाइनरी डिजिट्स पे काम कर रहे हैं, और हम अभी नहीं काम कर रहे, इसलिए हम ये यूज करेंगे, वो नहीं। तो एंड ऑपरेटर का यूज क्या होता है? ये तब यूज किए जाते हैं जब आपके पास मोर देन वन कंडीशन है। जैसे मान लो आप एक एग्जांपल से, आप 11th-12th में जब हम एग्जाम देने जाते थे, तो क्वेश्चन पेपर में हमें कभी कभी क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट देखने को मिलते थे, एक ए और बी। तो कभी कभी आप देखते थे कि ए और बी के बीच में एंड लगा रहता था, तो इसका मतलब था कि हमको क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं। तो जब और लगा रहता था तो इसका मतलब था कि या तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 में थे ए वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हो या बी वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों में से कोई सा भी आप सॉल्व कर सकते हो। यही सेम इसी तरीके से यहाँ काम करता है, जस्ट लाइक द लॉजिक गेट्स व्हिच वी हैव लर्न इन आवर फिजिक्स, एंड गेट और गेट। तो एंड ऑपरेटर ट्रू तब रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, और ऑपरेटर आपको ट्रू तब रिटर्न करता है जब दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होती है। मैं आपको एक और एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो मान लो आप शॉपिंग के लिए गए, आज आज सैटरडे है, आप मान लेते हैं रिलायंस गए या बिग बाजार गए या किसी और ग्रोसरी शॉप पे आप गए। वहां आपको ऑफर मिला, एंड दैट ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर सैटरडे, नॉट फॉर एनी अदर डे। मतलब आप संडे को जाते हैं, कोई ऑफर नहीं है, मंडे को जाते हैं, कोई भी ऑफर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सैटरडे के लिए है। और वो कहता है कि भाई आपको ये डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप 5,000 रुपए की शॉपिंग करोगे। सो देर आर टू कंडीशन विच नीड टू बी फुलफिल। The first condition is the day must need to be Sunday, and the second condition, the amount money must need to be more than 5,000. Then only you will be eligible for some discount. So in this scenario, if both conditions will be true, then only I will be eligible for discount. I will go with AND operator. जैसे आपने कहा कि फाइल का साइज अगर 1 MB से ज्यादा है और फाइल 2 दिन से पुरानी है तो ही उसको डिलीट करो। अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन मैच नहीं होती तो फिर उसको डिलीट मत करो। आप कह रहे हो कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैच होते हैं तभी लॉगिन करो, अदरवाइज लॉगिन मत करो। अगर दोनों में से कोई भी मैच नहीं होता, एक भी, या तो यूजर नेम गलत है या पासवर्ड गलत है, तो फिर लॉगिन मत करो। ये सब सिनेरियो में हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। और ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं, हम कहते हैं कि दोनों सिनेरियो में से कोई सा भी एक सही हो जाए। अब वो कहता है कि आप सैटरडे को आके कितने रुपए की भी शॉपिंग करो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या किसी और दिन आके आप 5,000 रुपए की शॉपिंग कर लो तो फिर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब या तो मैं 5,000 रुपए वाली कंडीशन में फुलफिल हो जाऊं, या फिर मैं डे वाली कंडीशन में फुलफिल हो जाऊं। दोनों में से किसी भी कंडीशन में फुलफिल हो जाऊं, मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। इस सिनेरियो में हम और ऑपरेटर लगाएंगे, एंड ऑपरेटर नहीं लगाएंगे। तो अगर मान लो मैं इस तरीके से कंडीशन लिखता हूं, इज 2 greater than 3 and 6 double is equal to 6. So 2 is not greater than 3. The first condition is false. The second condition is true. False और true किस में कन्वर्ट हो जाएगा? false में। लेकिन यही अगर इसी कंडीशन में हम और लगाते हैं, तो और क्या कहता है कि भैया अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो फिर आपको ट्रू मिल जाएगा, तो फिर हमें ट्रू मिलेगा। तो एंड ऑपरेटर ट्रू तब रिटर्न करता है जब आपकी दोनों कंडीशन सही होती हैं, और ऑपरेटर आपको ट्रू तब रिटर्न करता है जब दोनों में से कोई सी भी एक सही होती है। नॉट ऑपरेटर को इनवर्स ऑपरेटर बोलते हैं। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये इसको ट्रू में कन्वर्ट करता है, और अगर कंडीशन
ट्रू है तो ये इसे फॉल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने कहा 6 डबल इज इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू है, नॉट विल कन्वर्ट दिस इनटू फॉल्स। अगर मैं लिखता हूं 6 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन फॉल्स है, बट नॉट विल कन्वर्ट दिस इनटू ट्रू। सो इट्स ए इनवर्स ऑपरेटर, विल इनवर्स योर रिजल्ट ऑफ योर कंडीशन। If the condition result is true, not will convert that into false. If the condition result is false, then not will convert it to true. How we actually use it in real time, ये तो हम अभी जब कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। बट हम ऐसे लिखते हैं, if not data, something like that, we write the condition. Suppose you are trying to read a file and you're just checking if not data, then there is no benefit of reading the file. Just like print a message that file is empty. But if there is a data, then try to read that. So I'm just writing a condition, if not data in the file, I'm just printing a message, file is empty, something like that. If suppose I'm getting a data from any resource, it can be a server or it can be a function or it can be anything. Suppose I'm trying to receive a data and I'm just checking if not data, then say the data is not there. And if the data is there, then I have to do some work. So I'm just writing a condition, if not data. So this is how the data means the condition will be true, but not will convert this into false. So when the condition is false, do this. When the condition is true, do this. So इस तरीके के सिनेरियोज में, अभी तो हम प्रैक्टिकल देखेंगे आगे जाके बहुत सारे, तब हम नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो बस इतना सा है कि ये ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में करता है कन्वर्ट। कैसे, कहां, वो अभी हम आगे देखेंगे। क्या ये तीनों ऑपरेटर क्लियर हैं आपको? जी जी करेक्ट। The next one is membership operator. So there are two membership operators we have in Python, in operator or not in operator. So what is the use of membership operator? Membership operators are used to check whether a particular item is the member of particular collection or not. Definition से समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज होता है ये चेक करने के लिए कि क्या एक पर्टिकुलर आइटम एक कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है। अभी भी समझ में नहीं आया, चलो दोबारा समझते हैं। मान लो मेरे पास एक कलेक्शन है, कलेक्शन मींस द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरीके के डेटा टाइप है, फंडामेंटल और कंपाउंड। कंपाउंड में आता है लिस्ट, आता है टोपल, आता है डिक्शनरी, आता है सेट, आता है, ये सब कलेक्शंस हैं। इनको डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। आपने किसी ने थोड़ा बहुत आइडिया होगा पाइथन के बारे में या प्रोग्रामिंग के बारे में, तो उसे पता होगा कि इनको हम डेटा स्ट्रक्चर्स या कलेक्शंस बोलते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में। जैसे एरे हुआ करता है हमारे पास में, तो कलेक्शन का मतलब होता है जो बहुत सारी वैल्यूज को एक वेरिएबल में कंटेन कर पाए। जस्ट लाइक एन एरे, एरे इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। द सेम वे वी हैव लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड एज कलेक्शन। मतलब कलेक्शन का मतलब एक कलेक्शन जिसमें 100, 200, 1000 वैल्यूज हैं, उनमें मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये वैल्यू इसकी मेंबर है इस कलेक्शन की या नहीं। बहुत सिंपल भाषा में, जैसे 1000 लोगों का कलेक्शन है, मैंने कहा कि उन 1000 लोगों में क्या अमित उन 1000 लोगों का मेंबर है या नहीं है। दैट आई कैन डू सिंपली यूजिंग द मेंबरशिप ऑपरेटर। सपोज देयर इज ए डेटा ऑफ यूजर्स आई हैव, बहुत सारे यूजर्स का नाम है, अमित है, सैम है, रोहन है, माइक है, रूट है। इन दिस सिनेरियो बिग डेटा में ये नाम अवेलेबल हैं या नहीं? A particular name, we are talking about a particular name, not the collection of, in a Right, right. collection of name we are talking about a particular name, whether in this collection this name is, it can be a name, can be a integer value, can be a float value, means collection can be can contain anything। तो ऐसा नहीं कि बस ये नाम के लिए यूज होगा, ये नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये कलेक्शन का मतलब है इट कैन बी द कलेक्शन ऑफ एनी वैल्यू, it can be the collection of string value, can be the collection of integer value, can be the collection of float value, or can be the collection of mixed value as well। तो ऐसा नहीं कि मैं उसमें सिर्फ नाम के लिए ही चेक कर सकता हूँ, वो कलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। मान लो इसमें इंटीजर वैल्यू तो मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या इन इंटीजर वैल्यूज के कलेक्शन में 100 है या नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। Right. तो अभी जैसे आप इसको किसी और प्रोग्रामिंग के प्रोस्पेक्टिव से सोचो,
तो मान लो C++ में या किसी प्रोग्रामिंग मुझे ये करना हो तो मैं कैसे करूंगा? मैं एक लूप लगाऊंगा, फिर इसमें से एक एक वैल्यू निकालूंगा, एंड देन हर वैल्यू को चेक करूंगा, क्या ये रूट है, क्या ये रूट है, क्या ये रूट है। एंड इफ आई फाउंड द रूट आई विल से भाई रूट एग्जिस्ट करता है। एंड लूप खत्म होने के बाद अगर पूरे लूप में मुझे रूट नहीं मिलता, तब फिर मैं कहूंगा नहीं भाई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। बट पाइथन में मैं सिंपली कैसे लिखूंगा? रूट इन डेटा और नॉट। That make it more generic. So I am giving a name to as users. Now you are saying root in users or not, means what you are saying? You are saying root is the member of users collection or not. If root is the member of users collection, then you will get true. And we know Python is a case sensitive language, so you must need to be very careful in this case. If you are writing as root as R capital, we don't have any root which contain R as capital, we have root which contain R as small. So इस केस में तो भाई बिल्कुल false आएगा. So you need to be careful in this scenario. अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ आज बता दूं कि पूरा का पूरा पाइथन ही केस सेंसिटिव है. मतलब ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं है पूरे पाइथन में. मैंने तो देखो जितना अभी तक पढ़ा है, मैंने अभी तक जितना पढ़ा है, पढ़ाया है, जितना यूज किया है, मुझे अभी तक एक सिंगल यूज केस नहीं मिला जहां पाइथन अपनी केस सेंसिटिविटी को मेंटेन नहीं करता. द एंटायर पाइथन एवरी यूज केस इज ए केस सेंसिटिव. आपको आज के बाद ना किसी को पूछने की जरूरत है और ना ही उसमें सोचने की जरूरत है. हर एक जगह पर पाइथन केस सेंसिटिव है, कहीं भी ऐसा नहीं है. तो आपको इसमें नहीं सोचना कि ये केस सेंसिटिव होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा. तो क्या रूट यूजर्स का मेंबर है? बिल्कुल है. Not in is just the opposite of this. Now you are saying root not in users. क्या रूट यूजर्स में नहीं है? नहीं, रूट तो यूजर्स में है. इस केस में ये आपको फॉल्स रिटर्न करे. सो मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं सिंपली कि क्या ये एक पर्टिकुलर वैल्यू इस कलेक्शन में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. वो कलेक्शंस हम अगले वीकेंड पढ़ेंगे. उनमें जैसे लिस्ट आता है, टपल आता है, डिक्शनरी आता है, सेट आता है. इसे हम कलेक्शन यहां बोल रहे हैं. क्लियर है सर? और सर एक क्वेश्चन है, अगर जैसे आपने ये डेटा टाइप से रूट को प्रिडिक्ट किया, ठीक है, अगर मान लीजिए कि एंड यूजर को नहीं पता है क्या कि रूट केस सेंसिटिव है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम इग्नोर वाला कुछ ऐसा कमांड नहीं, नहीं इग्नोर नहीं कर मतलब सकते अपडेट सर. इग्नोर नहीं कर सकते. एक ऐसे कर सकते हैं कि मान लो आपने यूजर्स के हर एक यूजर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर दिया एंड आपने अपना भी स्मॉलर में, मींस मान लो एक सेव है आपके पास में आधा किलो का और एक है 1 किलो का, तो दोनों का कंपैरिजन नहीं है. आपने क्या किया, वो 1 किलो वाले सेव को भी काट के आधा किलो का ही कर दिया. तो फिर मतलब आपने दोनों को एक ही कैटेगरी का कर दिया. सो if I don't know whether the root will be is in capital or smaller, what I will do, I will convert all these users in a smaller case. How we will do is a next step. लेकिन मैं इन सबको स्मॉलर केस में कन्वर्ट कर दूंगा एंड देन आई विल चेक फॉर द स्मॉलर. ऐसे हम कर सकते हैं अगर हमको नहीं है पता, बट इग्नोर नहीं किया जा सकता. ठीक है सर? एक और ऑपरेटर होता है, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर. तो मैं आज बहुत ज्यादा डीप में इसको नहीं समझाऊंगा. अगर ये आपको सेटिस्फाई नहीं करता इसका आंसर, तो फिर हम इसको कल समझेंगे, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आज. इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर. वैसे ये बहुत रेयरली यूज होता है, मतलब इसका यूज केस उतना नहीं होता. बाकी के ये सब डेली लाइफ में यूज होते हैं. ये आपको दिखेगा कि आप 8-5 साल में कहीं यूज ही नहीं कर रहे हो इसको. तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में दो होते हैं, एक होता है इज और एक होता है इज नॉट. देखो दो चीजें होती हैं, आपने कभी देखा हो, आई डोंट नो या नहीं, बट फिर भी, जैसे कि मैंने कोई एक वेरिएबल लिखा x इज इक्वल टू 45. इस डेटा को हम टेम्परेरी डेटा बोलते हैं, या मोर टेक्निकल भाषा में एक आपने सुना हो वर्ड परसिस्ट डेटा, नॉन परसिस्ट डेटा. नॉन परसिस्ट डेटा बोलते हैं, मतलब टेम्परेरी डेटा. टेम्परेरी डेटा कहाँ जाता है? रैम पे.
और वो कब तक के लिए रहता है? जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। परमानेंट डेटा होता है वो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद भी मेरे पास है। एंड सच टाइप ऑफ डेटा कैन ओनली बी स्टोर इन द फ्लैट फाइल्स और आइदर इन डेटाबेस। वो किसी भी टाइप की फाइल हो, इट डजंट मेक एनी सेंस। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम प्रोग्राम्स में to store the credentials or to store such type of data which I need to use in second program or further, हम उसको हमेशा फाइल्स के अंदर रखते हैं, नहीं तो डेटाबेस में रखते हैं। तो ये जो 45 है ये एक टेम्परेरी डेटा है, ये तब तक रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो रैम इस तरीके से छोटे छोटे चंक्स में बनी हुई रहती है। अगर आपने कभी, ऑब्वियसली हम इतना तो जानते ही हैं, एन एक्स यहाँ कहीं होगा, 45 यहाँ कहीं होगा किसी एक चंक पे, और इसका रेफरेंस इस एक्स के पास होता है। इसलिए एक्स को रेफरेंस वेरिएबल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस करता है किसको? 45 को, जहां भी 45 मेमोरी पे रखा हुआ है। तो ये वाला एक फंडामेंटल है जो प्रोग्रामिंग में, हर प्रोग्रामिंग में यूज होता है। तो ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये यही चेक करने के लिए यूज होता है कि क्या दो वेरिएबल्स एक ही रेफरेंस रखते हैं या अलग अलग रेफरेंस रखते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो मेरा और मेरे भाई का एक बैंक अकाउंट है, जॉइंट बैंक अकाउंट। इसका मतलब है कि मैं और मेरा भाई हम दोनों एक ही बैंक अकाउंट की रेफरेंस होल्ड करते हैं। लेकिन अगर मान लो मेरा बैंक अकाउंट अलग है, मेरे भाई का बैंक अकाउंट अलग है, तो इसका मतलब हम एक ही की रेफरेंस होल्ड नहीं करते, फिर हम अलग अलग रेफरेंस होल्ड करते हैं। तो अगर मैं लिख के दिखाता हूं आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू 45 एंड y इज इक्वल टू 45, तो टेक्निकली इट्स ए डिफरेंट थिंग। कैसा हो क्यों रहा है ये मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज आप कंफ्यूज हो जाओगे और उतना टाइम भी नहीं दिख रहा जितने में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर पाऊं। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो होगा क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग में आपके दो 45 वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं होंगे, रैम पे सिर्फ एक ही 45 होगा। इसी को x पॉइंट आउट कर रहा होगा और इसी को y पॉइंट आउट कर रहा होगा। टू मेक श्योर कि भाई ऐसा है सही में, इसके लिए पाइथन में एक आईडी वेरिएबल प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग सेम आइडेंटिटी, that means they are pointing to the same object in memory, and this identity operator is doing the same job। जो आप मैनुअली आईडी निकाल के कंपेयर कर रहे हैं ना, x is y is doing the same thing। यहां पे मैंने आईडी निकाल के फिर देखा मैनुअली कि ये क्या इक्वल है या नहीं है, ये यही कर रहा है। ये चेक कर रहा है क्या x वेरिएबल की आइडेंटिटी और y वेरिएबल की आइडेंटिटी सेम है या नहीं है। अगर इन दोनों की आइडेंटिटी सेम है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर इन दोनों की आइडेंटिटी सेम नहीं है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। दो वेरिएबल्स की आइडेंटिटी सेम होने का क्या मतलब है कि वो दोनों वेरिएबल्स मेमोरी में एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट नहीं करते। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने लिया यहाँ पे a इज इक्वल टू अमित, और मैंने यहाँ पे लिया b इज इक्वल टू अमित। अब मैंने इस अमित का a कर दिया कैपिटल, सॉरी पहले वाले का स्मॉल कर देते हैं, दूसरे वाले का a कैपिटल कर देते हैं। अब आप जानते हैं कि मेमोरी में अलग अलग दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, ए और बी दोनों एक ही को पॉइंट आउट नहीं करेंगे। अगर आप आईडी ऑफ ए निकालें, अगर आप आईडी ऑफ बी निकालें, तो आप देखेंगे कि दोनों की आईडी से अलग अलग आई है। तो अगर आप लिखते हैं यहाँ पे कि ए इज बी, देन दिस इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। तो हम आइडेंटिटी ऑपरेटर के थ्रू दो वेरिएबल्स की रेफरेंस चेक करते हैं, whether they are pointing to the same object in memory or they are pointing to the different memory object to the memory. If they are pointing to the same object, then the ID will be same. If the ID is same, then it will return true. So in lemon language, it is provide the identity of any object. Any object, whether two objects are having same identity, like two peoples are having same bank account or they are having different bank account, means they are pointing to the same object or to the different object. To check this, निशांत कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड।
नाउ ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटाबेस के केसेस पे मतलब एप्लीकेबल होता है क्या? जैसे अगर मैं डेटाबेस मान नहीं, लेता हूँ कि डेटा टाइप के बेसिस पे आप कह हाँ, सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ कि मेरा एक एक यूज के सिनेरियो ले रहा हूँ कि अगर मेरा एक एक AWS का अकाउंट है, राइट? हाँ, अब उसमें मैंने देखा है कि ये वाला जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो इंस्टेंस A और B दोनों पे यूज हुआ। no, that is a different thing. ओके ओके, वो केस नहीं यहाँ नहीं, नहीं वी होगा आर यूज। टॉकिंग अबाउट द डेटा विच इज स्टोर्ड ऑन आवर सिस्टम, हाँ, नॉट ऑन ओके क्लाउड। वो तो ओके। फंक्शन वगैरह के थ्रू हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है सर, हम्म, ऐसे नहीं। मैं आपको समझाता हूँ इसका एग्जैक्टली मीनिंग, थोड़ा सा 5 मिनट लेता हूँ। थोड़ा सा यूज केस हो जाएगा ना और क्लियर हो जाएगा। मेमोरी मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा अब हमको थोड़ा सा इसको ओके, समझने के लिए। मतलब इसका रियल वर्ल्ड में यूज क्या है, हाँ, ये इसका पूछ रहे रियल हैं। वर्ल्ड में खैर कोई यूज नहीं है, बट हमको थोड़ा मेमोरी मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा इसको नहीं, वो समझने तो के लिए। समझ में आ गया, वो तो फाइन है, हाँ क्योंकि वो आइनोड नंबर्स होते हाँ, हैं, जैसे आईडी नंबर्स होते हैं, क्योंकि नहीं नहीं जो नहीं भी नहीं, हमारे। अलग है, मैं आपको बताता हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट में जाके आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, फिर आप वापस आओगे तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पाइथन में होता क्या है कि पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट बड़ा अच्छे तरीके से करता है। कुछ प्रोग्रामिंग में मेमोरी मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए होता है। जैसे मान लो जावा की अगर हम बात करें, तो जावा में क्या होता है कि जब दो वेरिएबल्स की स्ट्रिंग वैल्यू सेम होती है तो वो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है मेमोरी पे। या अगर 100 वेरिएबल्स सेम वैल्यू कंटेन करते हैं तो वो एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा मेमोरी पे, 100 नहीं बनाएगा। इस तरीके से मेमोरी बच जाती है। जैसे मान लो आपकी ऑफिस में 10,000 लोग हैं और वो 10,000 लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। अब मान लो सबकी सिटी दिल्ली है, तो आप क्या 10,000 बार दिल्ली स्टोर करने वाले हैं मेमोरी पे? ऐसे तो बहुत ज्यादा मेमोरी जाएगी ना। तो अगर 10,000 वेरिएबल्स की सेम वैल्यू है तो मेमोरी पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, 10,000 नहीं बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग के लिए ज्यादातर यूज होता है, लेकिन पाइथन में इसको एक डेटा टाइप के लिए और इंप्लीमेंट किया गया, इंटीजर के लिए, बाकी के लिए नहीं है। स्ट्रिंग के लिए तो ये कॉन्सेप्ट है ही है, ये इंटीजर के लिए और इंप्लीमेंट किया गया। फ्लोट के लिए नहीं काम करता ऐसा कोई मेमोरी मैनेजमेंट, बुलियन के लिए नहीं, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, इंटीजर के लिए और लाया गया ये। तो पाइथन में वो क्या कहता है कि पाइथन में अगर एक इंटीजर वैल्यू 0 से लेके 256 के बीच में है, दिस विल ओनली वर्क इन दिस रेंज इन केस ऑफ इंटीजर। अगर आपकी वैल्यू 0 से लेके 256 के बीच में है तो मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। यानी कि मेरे पास एक x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 45, एक y वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 45 या 23, कुछ भी ले लो, तो मेमोरी में एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा 45, इसी को आपका x पॉइंट आउट करेगा और इसी को आपका y पॉइंट आउट करेगा। लेकिन अगर ये वैल्यू 256 से बाहर है, जैसे a इज इक्वल टू 356 एंड b इज इक्वल टू 356, तब फिर मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तब फिर मेमोरी में दो ऑब्जेक्ट बनेंगे। यानी कि एक 356 होगा अलग जगह पे जिसको आपका ए पॉइंट आउट कर रहा होगा, एक 356 होगा अलग जगह पे जिसको आपका बी पॉइंट आउट करेगा। तो अगर आप x और y की आईडी निकालेंगे तो एक ही आएगी क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप a और b की आईडी निकालेंगे तो आपको अलग अलग आएगी क्योंकि वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर मैं लिखता हूं यहां पर x इज y, तो फिर ये मुझे बोलेगा ट्रू क्योंकि दोनों की एक ही एड्रेस है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं यहां पर a इज b, तो ये मुझे देगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहां मेमोरी पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ये इस तरीके से काम करता है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट में जाके ये चेक करता है कि क्या दो वेरिएबल्स एक ही ऑब्जेक्ट की रेफरेंस होल्ड करते हैं या अलग अलग ऑब्जेक्ट की। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 23 एंड y इज इक्वल टू 23, ये रेंज के अंदर आता है। अगर आप आईडी ऑफ x देखेंगे और आप आईडी ऑफ y देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों की आईडी सेम है। लेकिन अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 456 एंड b इज इक्वल टू 456, अब ये 256 की रेंज से बाहर जाता है, इसका मतलब मेमोरी में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बने होंगे, तो आईडी ऑफ a अलग आएगी और आईडी ऑफ b अलग आएगी। अब अगर मैं लिखूंगा x इज b तो ट्रू आएगा, सॉरी x इज y तो फिर ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं लिखूंगा a इज b तो फिर ये फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग रेफरेंस हैं और ये दो सेम रेफरेंस है। तो इसको इंटीजर के लिए भी लाया गया
पाइथन में, लेकिन वो 0 से लेके 256 के बीच तक ही काम करता है, उसके बाहर काम नहीं करता। तो ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, जो इज ऑपरेटर है, ये चेक करता है कि क्या दो वेरिएबल्स जो आपके पास हैं वो मेमोरी में सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं या अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। बस इतना चेक करने के लिए हम इस आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं मेमोरी में, ना कि किसी क्लाउड पे, ना AWS में, ना अज्योर में। हमारी जो रैम है, जो हमारी लोकल मेमोरी है, उस पे वो जो दो वेरिएबल्स हैं, क्या वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं या अलग अलग को, इतना चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अभी एक्स वाई ठीक का है? नंबर अगर डिफरेंट होगा तब भी आई थिंक सेम आंसर आएगा। नहीं नहीं, अंडर डिफरेंट होगा फोर तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा ही होगा सर। अंडर डिफरेंट होगा तो फोर फाइव डिफरेंट सिक्स के ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। नहीं नहीं नहीं, अगर अंडर उससे बेलो हो, 4 5 6 से बेलो हो अगर, तब आंसर तो उसका सेम ही आना चाहिए। जैसे मैंने बोला ये रेंज सिर्फ 0 से लेकर 256 तक की है। हाँ, अगर एक का 23 हमने रखा, एक का 25 रख देते हैं, तो फिर तो तब भी अलग दोनों अलग का ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेम बनेगा ही आएगा। ना, रेफरेंस सेम कैसे आ जाएगा? फिर तो दो ऑब्जेक्ट ही अलग अलग हो गए ना। 23 अलग वैल्यू है, 25 अलग वैल्यू है, तो फिर एक ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है सर? दो वैल्यू ओके। सेम होंगी तभी तो सेम ऑब्जेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है ना। एक का सिटी दिल्ली है, एक का नोएडा है, तो आप नोएडा वाले को दिल्ली को थोड़े पॉइंट आउट करवा सकते हो सर। ओके, सोचने वाली बात है ना। मैं डिनोट ऐसे कर रहा था कि अगर नहीं नंबर नहीं कुछ नहीं, भी हो और नहीं उस नहीं, ऐसा नहीं। 256 के अंडर हो तो एक ही ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा कैसे ऐसा। बन सकता है सर? फिर आप वैसे X23 को बोलेंगे या फिर 56? इट डजंट मेक ठीक है। एनी सेंस। अच्छा निशांत, ये हाँ, सिर्फ नंबर के केस में होता है क्या? नेम के केस में नहीं होता नेम है? के केस में होता है ना, मैंने कहा ना, इसको इंटीजर के लिए ऐड किया गया, बट प्रैक्टिकली ये स्ट्रिंग के लिए ही है। सो इफ यू हैव सपोज दिल्ली लाइक दिस एंड यू नहीं नहीं, हैव y अगर इज इक्वल टू, 256 वाला कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ मैं। नहीं स्ट्रिंग में तो कोई रेंज हो ही नहीं सकती ना हाँ हाँ, वही एग्जैक्टली मैं वो भाई। पूछ स्ट्रिंग में क्या रेंज हो सकती है? स्ट्रिंग में तो कोई भी रहा रेंज नहीं हो सकती। सो स्ट्रिंग में सिर्फ केस सेंसिटिविटी है, रेंज कुछ नहीं है। तो हूँ। id of x and the id of y is going to be same। ये तो है, ये तो पता है। अगर इन केस अगर अपर केस लोअर केस की सेम है तो बिल्कुल बिल्कुल। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है किसी का? आई नो दिस वाज समथिंग डीपर, बट हाँ कभी कभी ऐसा डिस्कशन इंटरव्यू वगैरह में उठ जाता है। कोई ठीक है। ज्यादा एक्चुअली बढ़िया है। यूज केस का मिलना बहुत मुश्किल होगा। नहीं। हाँ कभी कभी हम जब ऊप्स में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उनकी रेफरेंस चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, नॉट नॉर्मली इंटीजर और स्ट्रिंग के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम वहाँ क्लास और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उन ऑब्जेक्ट की रेफरेंस चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सो इसलिए ये फ्रिक्वेंटली पर डे वाली लाइफ में यूज नहीं होता। उप सर कवर होगा ना हमारा इस क्लास पे? ऊप्स बिल्कुल कवर होगा सर। ओके, सो आई थिंक आई एम डन फॉर टुडे। कल हम